हेलो एंड वेलकम टू पेपिट लेक्चर्स। मैं भूपेंद्र सिंह चौहान स्वागत करता हूँ मेवाड़ के इतिहास के अगले लेक्चर में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने मेवाड़ कुंभा तक, महाराणा कुंभा तक पढ़ लिया था और यह भी पढ़ा था कि उदय सिंह जो थे इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, पितृहंता शासक थे और इनकी भी मृत्यु बिजली गिरने से हो गई थी। फिर आज हम पढ़ेंगे राणा रायमाल से शुरू करते हैं और एक और महत्वपूर्ण शासक की आज डिस्कस करेंगे, राणा सांगा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पहले पढ़ते हैं रायमाल को। महाराणा रायमाल जो थे 1473 से 1509 तक मेवाड़ के महाराणा थे। रानी श्रृंगार देवी इनकी रानी थी। उन्होंने चित्तौड़ में गोसुंडी तालाब और बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी अभिलेख से राजस्थान में 2 शताब्दी ईसा पूर्व भागवत या फिर वैष्णव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। गोसुंडी अभिलेख कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? वैष्णव धर्म की। चित्तौड़ में अद्भुत शिव के मंदिर का निर्माण भी करवाया। राणा रायमाल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें उड़ना कुमार राजकुमार कहते हैं इनको, फिर देखिए जगमाल थे और तीसरे जो सबसे छोटे थे जो आने वाले भावी महाराणा थे मेवाड़ के, वो थे राणा संग्राम। ये तीनों भाई एक पंडित के पास गए अपना हाथ दिखाने, तो पंडित जी ने बताया कि राजयोग तो छोटे वाले सांगा का बहुत प्रबल है। तो इन दोनों भैया को गुस्सा आ गया और भाइयों में आपसी लड़ाई होने लगी। एक चारणी महिला के पास और भी गए, उसने भी यही बात फिर से दोहराई कि राणा सांगा का राजयोग प्रबल है, संग्राम सिंह का राजयोग प्रबल है। तीनों भाइयों में युद्ध हुआ, मतलब आपसी झड़प कह सकते हैं, ज़्यादा इतने बड़े नहीं थे। और इस भाइयों के हुए युद्ध में जो छोटे थे उनकी एक आंख चली गई और अजमेर में जाकर करमचंद पवार के पास इन्हें शरण लेनी पड़ी। इन दोनों बड़े भाइयों ने इतने हिंसक प्रवृत्ति अपना रही थी, किंतु जैसा कि पंडित जी ने भविष्यवाणी कर ही दी थी, तो जो बड़े वाले थे पृथ्वीराज सिसोदिया, इनको जहर दे दिया गया। क्या कारण रहे वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इनको जहर देकर मार दिया गया। इन्हीं के साला जी ने जहर दिया, ऐसा बताते हैं। फिर देखिए ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्होंने तारागढ़ अजमेर का नाम तारागढ़ अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, वही पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार भी कहते हैं इनको। फिर जो जगमाल है, ये जो है अकबर की तरफ जा मिले थे जब सोलंकियों से सॉरी जयमल है, ये जगमाल नहीं है। जगमाल महाराणा प्रताप के बड़े भाई थे। तो ये सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारे गए। और फिर जो अंतिम बचे राणा संग्राम सिंह, यही अगले राजा बने। तो ये रायमाल के बारे में इम्पोर्टेंट था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, राणा संग्राम सिंह। ये मेवाड़ के प्रतापी शासक हैं और जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इनके एक हाथ नहीं दिख रहा है, एक आँख नहीं दिख रही है, एक पाँव भी नहीं है। फिर भी 80 घाव 90 घाव इस टाइप कहते हैं इनके शरीर पर थे जब इनकी मृत्यु हुई, तो भी ये युद्ध में गए थे। तो इतने महान शासक हैं। इनका शासनकाल 1509 से 1528 तक रहा है। और महाराणा सांगा जो है, कुंभा के बाद सांगा की कहानी सबसे प्रचलित है। मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक, इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और सभी राजाओं को संगठित किया। और रायमाल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए और अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। इन्होंने दिल्ली, गुजरात में मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। फिर थोड़ी से उस समय का देख लेते हैं, उस समय क्या क्या सिचुएशंस थी और राणा सांगा जो है उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, महत्वपूर्ण क्या क्या युद्ध किए, वो जानना ज़रूरी है। तो ये देखिए राणा सांगा है मेवाड़, ये दिल्ली इब्राहिम लोदी, और फरगना में है इस वक्त शासक है बाबर। तो राणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी से 2 बार युद्ध किए। पहला युद्ध किया 1517 खातौली का युद्ध, और 1598 में बाड़ी का युद्ध किया धौलपुर में, और दोनों में ही राणा सांगा की जीत हुई। परंतु इन युद्धों में राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज की मृत्यु हो गई, जो कि मीराबाई के पति हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को भी आप, खातौली के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। तो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा दिया, मतलब जो एक दिल्ली का जो एक
सदर मुकाम था, जो दिल्ली केंद्र थी उत्तर भारत का, वो अब नहीं रही थी। राणा सांगा इतने शक्तिशाली हो चुके थे, उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक बन चुके थे। फिर क्या हुआ, फिर बाबर की एंट्री होती है 1526 में। बाबर जो है फरगना का शासक। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा ने इन्वाइट किया, सहेलदी तंवर के थ्रू मध्यस्थता हुई, और कुछ जगह ऐसा भी लिखा था कि इब्राहिम लोदी के जो सूबेदार थे, जो इक्तेदार थे पंजाब के क्षेत्र के, महमूद खान लोदी वगैरह, इन्होंने इन्वाइट किया था बाबर को। तो 1526 में फाइनली पानीपत का बैटल हुआ था, जो भारत के इतिहास के सबसे रक्त रंजित युद्धों में से एक है, और उसमें इब्राहिम लोदी जो है हार चुके थे और बाबर जो है उनकी विजय हुई थी। फिर उसके बाद में राणा सांगा को लगा कि बाबर भी दूसरे हमलावरों की तरह आएगा, कुछ समय दिल्ली में लूटपाट मचाएगा और फिर चला जाएगा, फिर दिल्ली पर अपन आधिपत्य जमा सकते हैं, किंतु बाबर नहीं गया, बाबर वहीं रुक गया। तो राणा सांगा ने अपनी सेना तैयार की और बाबर को भी इसका अंदाज़ा हो गया था कि ये जरूर होगा। तो दोनों ही सेना 1527 को बयाना का जो किला था जिस पर बाबर ने कब्जा कर लिया था, उस पर जाकर पहला युद्ध हुआ था 1527 16 फरवरी को, बयाना का युद्ध। उसमें बाबर का जो सेनापति था मेहंदी हसन, उसकी मृत्यु हो गई, और शुरुआती में ऐसा ही लग रहा था कि राणा सांगा बड़ी आसानी से बाबर को हरा देंगे। इस युद्ध की महत्वता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि राजपूताना के बहुत सारे भारी मात्रा में शासक जो थे राणा सांगा के साथ युद्ध में आए थे, तो उनके नाम पूछ लेते किस रियासत से कौन सा व्यक्ति सांगा के पक्ष से लड़ा था, तो ये सवाल सीधा आ जाता है 1 नंबर का। तो फिर देखिए खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपके सर का नाम है, तो शेयर कीजिएगा। तो अब देखते हैं खानवा का युद्ध, ये बाबर बना हुआ है। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में, और पानीपत के युद्ध के बाद लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। बाबर कौन था जानना जरूरी है, क्योंकि यही है जिसने मुगल वंश की नींव रखी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर 14 फरवरी 1483 से 1530 जीवन काल, जो बाबर के नाम से कुख्यात हुआ, वह मुगल वंश का शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में हुआ, और वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। और तैमूर लंग का वंशज था और विश्वास रखता था कि चंगेज़ खान उनके वंशज का पूर्वज था। देखिए बाबर जो है उनमें दो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ का ब्लड था। जो उनकी माताजी थी कुतुबुद्दीन निगार खान, वो चंगेज़ खान के वंशज थे, और जो उनके पिता थे वो तैमूर खान के वंशज बताते थे अपने आप को। तो उस समय उधर उज़्बेक वगैरह अलग अलग जगहों से युद्ध हो रहा था। तो बाबर जो प्रिंस था वो लड़ता लड़ता काबुल जीता, कांधार जीता, और फिर इधर भारत की तरफ उसने रुख किया, और वो वापस उधर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उधर पहले से ही बहुत ही युद्ध वगैरह बहुत भयंकर स्थिति थी। तो इसीलिए वो दिल्ली को हराने के बाद लूटपाट मचा कर गया नहीं, बल्कि उसको दिल्ली ही रास आ गई। इसी वजह से उसने बाद में राणा सांगा से भी युद्ध करना पड़ा। तो ये बाबर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो था। तो अब देखते हैं ये खानवा के युद्ध हुआ क्यों, आखिर क्या कारण थे। तो पहला कारण तो था कि राणा सांगा जो थे वो भी अफगान जो थे उनकी सत्ता समाप्त करके हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। राणा सांगा हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये एक अधूरा सपना था उनका, जो इस खानवा के युद्ध के बाद पूरा ना हो सका। राणा सांगा समझते थे कि मध्य एशियाई लुटेरों की तरह लूट पट के, मैंने आपको बताया, दिल्ली पर कुछ समय अधिकार कर लेगा, परंतु थोड़ी देर बाद चला जाएगा। लेकिन बाबर नहीं गया, तो वह सोच में पड़ गए, और बाबर के वर्चस्व ने सांगा के लिए खतरा बढ़ा दिया था। उन्होंने देखा कि एक बार युद्ध कर लेते हैं तो जो भी होगा, लेकिन फिर मेवाड़ की तरफ तो कुछ समय के लिए नहीं आएगा। और यही हुआ, हालांकि सांगा हार गए, लेकिन कुछ समय तक मेवाड़ सुरक्षित था। मेवाड़ तक बाबर की सेना आई नहीं थी, खानवा के बाद वहीं रह गई थी दिल्ली तक। तो और क्या कारण था, जब इसी बाबर ने जब अफगान विद्रोहियों को कुचलने का निर्णय लिया तो अनेक अफगान सरदार राणा सांगा की शरण में जा पहुंचे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, हसन खान मेवाती जो सूबेदार था, उन्होंने भी बाबर के विरुद्ध युद्ध में राणा को उकसाया और सहायता का भी वचन दिया। तो ये बहुत कारण थे। और राणा सांगा द्वारा कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर के किले पर अधिकार कर लिया गया। सबसे पहला जो बयाना का युद्ध हुआ था उसमें राणा की जीत हुई थी। उसके बाद में ये फिर तो एक और युद्ध होना स्वाभाविक था। तो फिर युद्ध हुआ। उसके अलावा बाबर की जो सेना थी वो डरी हुई थी। बयाना का युद्ध हुआ
उसमें जब हार हो गई बाबर की तो सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया। उनका भाई राणा सांगा बहुत शक्तिशाली शासक है और अपने पास तो 1:4 का रेशो इतना छोटा बताया जाता है, लेकिन तोप खाने ज़रूर थे, इसलिए बाबर को कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने अपनी सेनाओं को मनाने के लिए क्या किया, कसम खाई, कभी भी शराब न सेवन करने की कसम ली। बाबर ने तंगा कर समाप्त कर लिया। तंगा कर मुस्लिमों से लिया जाता था उस समय, सैनिकों से ही, तो वो समाप्त कर दिया और युद्ध के मैदान में जिहाद का नारा दिया। मतलब आप देख रहे हो, इतना से धर्म युद्ध से जोड़ दिया। तो जो मतलब कि अब या तो जीना है मरना है, धर्म के लिए मरना है, तो इस तरह का जिहाद का नारा दे दिया उन्होंने। तो अब इधर से राणा सांगा आ रहे हैं और यहाँ बाबर। राणा सांगा की सेना जैसे मैंने बताया तो बहुत बड़ी थी और बाबर की सेना ने पहले संधि प्रस्ताव भेजा, शांति हो जाए कुछ तो अच्छा ही है दोनों के लिए, किंतु राणा सांगा की सेना को अधिक आत्मविश्वास था और इसी वजह से उन्होंने संधि करने से मना कर दिया। साथ ही सरदार से नहीं भाई हम तो युद्ध करेंगे। फिर फाइनली 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। तो बाबरनामा के अनुसार सांगा के साथ में 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत थे। कौन कौन थे इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, ये सबके नाम याद रखिएगा। आमेर से आए थे पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ से आए थे गंगा के पुत्र मालदेव। मालदेव उस समय राजा नहीं थे, मालदेव आए थे गंगा की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से। बीकानेर से राव जैत सिंह ने भेजा कल्याणमल को, सादड़ी के जाला अज्जा, गोगुंदा से जाला सज्जा, बिजोलिया के अशोक परमार, अजमेर के करमचंद पवार, मेड़ता से वीरमदेव, मेवात से हसन खां मेवाती, रायसेन से सरहदी तंवर, महमूद लोधी, सिरोही से अखीराज सोनाग्रा, ये लोग थे महत्वपूर्ण जो राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। बाबर की क्या प्लस पॉइंट थे, बाबर ने जो है 2 अलग अलग तरह की पद्धति अपनाई थी। अगर राणा की तरफ से पूछे कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, पाती पेरवन की प्रथा अपनाई गई थी। और बाबर ने क्या किया था, तुलुंग में युद्ध पद्धति अपनाई थी जो मंगोलों से सीखी थी उन्होंने, और तोप खाने का प्रयोग ईरानी वाला। तो तुलुंग में युद्ध पद्धति में जो अपनी तोपों को चेन से बांध दिया जाता था और शत्रु को पीछे से हमला किया जाता था, 2-3 तरफा शत्रु को हमला किया जाता था, इस तरह की पद्धति थी वो। तोप खाने का प्रयोग भारत में नया था, इनके पास तोप नहीं थी। यह भी एक कारण था कि हाथी जो थे राणा सांगा की टीम के वो घबरा गए, उन्होंने अपनी सेना को कुचल दिया बहुत। तो फाइनली जब लगा कि राणा सांगा हारने वाले हैं, तो जो सादड़ी के जाला अज्जा थे उन्होंने राज चिन्ह अपने ऊपर ले लिए, मतलब उन्होंने मेकअप कर लिया जैसे कि वो, ताकि वो लगे कि राणा सांगा वो है। तो शत्रु दल उन पर टूट पड़ा और जाला अज्जा की मृत्यु हो गई। और पृथ्वीराज कछवाहा और ये मालदेव ये राणा सांगा को अपने साथ ले गए युद्ध के मैदान से बाहर। तो फाइनली बाबर जीत गया, लेकिन मेवाड़ सुरक्षित हुआ और राणा सांगा का सपना भी टूट गया। राणा सांगा की मृत्यु नहीं हुई थी इस युद्ध में, 1 साल बाद में राणा सांगा की मृत्यु हुई, वो कारण हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि युद्ध के परिणाम क्या हुआ थे। खानवा का युद्ध बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए भी था क्योंकि उसने एक वीर राजा को हराया था, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये बात भी पूरे भारत में फैल गई कि, और उससे मुगल वंश का पांव पसारने का अवसर प्रदान किया गया भारत में। और उस युद्ध के बाद राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया। राजपूत और अफगान जो पहले लड़ते रहते थे, दिल्ली मेवाड़ लड़ाई करते थे, जो एक साथ आए थे इस बार, हसन खां मेवाती वगैरह, ये सरदार आपने पढ़े होंगे मुस्लिम, ये महमूद लोधी, सरहदी तंवर, ये जो थे ये और राजपूत एक साथ लड़े थे, तो संयुक्त मोर्चा खत्म हो गया। भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना भंग हो गया। खानवा के युद्ध के बाद बाबर की शक्ति का आकर्षण का केंद्र काबुल नहीं रहा, आगरा और दिल्ली बन गया। अब उसका सेंटर जो था, उसकी राजधानी जो थी, अब दिल्ली ही बना ली उसने। इस युद्ध के में जाला अज्जा वीरगति को प्राप्त हुए और सांगा को कहाँ ले जाया गया, दौसा ले जाया गया मालदेव और पृथ्वी सिंह द्वारा। और 1 साल बाद 1528 में कालपी में साथी सरदारों ने जहर दे दिया। जहर क्यों दे दिया? क्योंकि वे युद्ध नहीं चाहते थे, उनके राज्य पर तब हमला किया नहीं था बाबर ने स्वयं की रक्षा ही की थी। और राणा सांगा ने प्रण ले लिया था कि जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाऊंगा तब तक बाबर से बदला लूँगा, जब तक बाबर से बदला नहीं लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये इस तरह के कुछ कठोर प्रण उन्होंने ले लिए थे, जिससे कि उन्हीं की कैंप में से किसी विश्वासघाती ने उनको युद्ध दे दिया। 1528 में कालपी एमपी में उनकी मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में उनका दाह संस्कार हुआ। मांडलगढ़, वहीं पर उनका स्मारक भी है। फिर राणा सांगा के बाद में रतन सिंह जो थे वो राजा बने। तो ये आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।
आगे फिर कल पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मेवाड़ की हिस्ट्री चल रही है यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं PPT के थ्रू। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।